हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बीएससी फाइनल ईयर के वीडियोस देख रहे हैं और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पारस्परिकता प्रमेय के बारे में। तो देखिए बच्चों, पारस्परिकता प्रमेय जो है वो आपको बताती क्या है। ठीक है, सबसे पहले प्रमेय जो है इसका कथन आप लोगों को देखना होता है और ध्यान रखना प्रमेय का जो कथन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आप लोगों को जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जा सकता है। तो देखिए, पारस्परिकता प्रमेय ये बोल रही है किसी जाल में यदि एक स्रोत ई है, क्या है, एक स्रोत ई है। जैसे एग्जांपल लें तो ये एक जाल है और ये क्या है, इसमें एक स्रोत है जिसका नाम क्या है, ई है। तो ये ई क्या है, एक स्रोत है। आगे देखिए, जो एक पास में स्थित है, ठीक है, पास या लूप जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे ये एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया, वह दूसरे पास में आई धारा उत्पन्न करता है। उसी स्रोत को दूसरे पास में लगा दें तो प्रथम पास में आई धारा ही उत्पन्न होगी। देखिए, प्रमेय ये बता रही है कि आपके पास में कोई एक स्रोत ई है। जैसे ये यहाँ पर स्रोत ई है, ये क्या कर रहा है, ये किसी दूसरे पास में धारा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, किसी दूसरे पास में कोई एक धारा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये है, ये इस पास में कितनी धारा उत्पन्न कर रहा है, I2 धारा उत्पन्न कर रहा है। ई जो इसमें कितनी धारा उत्पन्न कर रहा है, E2 धारा उत्पन्न कर रहा है। ये पहला पास है, ये दूसरा पास है, यानी ये स्रोत दूसरे पास में कितनी धारा उत्पन्न कर रहा है, I2 धारा उत्पन्न कर रहा है। अब यदि इस स्रोत को मैं यहाँ लगा दूंगा तो ये वाला जो पहला पास है इसमें भी कितनी धारा उत्पन्न करेगा, ये I2 धारा ही उत्पन्न करेगा। फिर से देखिए, यानी ये ई स्रोत इसमें I2 धारा उत्पन्न करता है। अब मैंने इसे यहाँ लगा दिया, तब ये इस लूप में कितनी धारा उत्पन्न करेगा, I1 डैश करेगा, पर ये किसके बराबर आएगी, I2 के बराबर आएगी। ठीक है, यानी एक स्रोत किसी दूसरे पास में जो धारा उत्पन्न कर रहा है, यदि उसे दूसरे पास में लगा देंगे तो पहले पास में उतनी ही धारा उत्पन्न करेगा। ये है हमारे पास में पारस्परिकता प्रमेय। सिद्ध कैसे करना है, तो सिद्ध करने के लिए अपने कोई एक जाल लेते हैं। जैसे ये एक जाल है जिसमें Z1, Z2, Z3 तीन प्रतिबाधाएं जुड़ी हुई है, एक स्रोत लगा हुआ है और इसमें लूप कितने, दो लूप है। ये फर्स्ट लूप है और ये क्या है, सेकंड लूप है। लूप फर्स्ट के अंदर किरचॉफ का नियम लगाएं तो क्या आएगा, देखिए कि यहाँ पर कितनी धारा है, ये धारा कितनी है, I1 है, तो ये आएगा Z1 I1, कितना आएगा, Z1 I1 आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे अगर अपने देखें तो I1 धारा जो है इसमें जा रही है, I1 इसमें जा रही है, पर आगे धारा कितनी जा रही है, I2 जा रही है। यानी धारा पीछे कितनी बचती है, तो पीछे धारा बचती है I1 माइनस की I2। कितनी, I1 माइनस की I2 धारा बचती है, जो किस में से जा रही है, जो Z3 में से जा रही है। यानी ये कितना आ गया, ये आ गया I1 Z3 माइनस का I2 Z3। ठीक है, यहाँ से देखिए I1 जो है वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और Z1 प्लस Z3 बचेगा और माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का Z3I2 आ जाएगा। फिर अपने इस लूप में अगर लगाए, इसमें कितनी धारा आ रही है, इसमें आ रही है Z2, कितनी धारा आ रही है, इसमें Z2 आ रही है, किसके साथ में आ रही है, I2 के साथ में आ रही है। ये देखिए Z2 आ रही है, किसके साथ में आ रही है, I2 के साथ में आ रही है। यहाँ कितनी धारा जा रही थी, I1 माइनस की I2 जा रही थी। अब देखिए, अब पहले अपने नीचे की ओर आ रहे थे, इसमें अपने ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये कितना आएगा, I2 माइनस का I1 आएगा। ध्यान रखना, इस साइड जा रहे हैं I1 माइनस का I2, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो I2 माइनस का I1 है। यानी ये जो धारा आपने लिख रखी है इससे पहले क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये कितनी है, I2 माइनस का I1 है। किस में से जा रही है, Z3 में से जा रही है। तो ये टर्म तो अपने पहले ही आ चुकी है। दूसरी टर्म क्या आएगी, I2 Z3, कितनी आएगी, I2 Z3, ये रही I2 Z3 माइनस की कितनी आएगी, I1 और Z3, ये आ गई I1 और Z1। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, ये मैंने आपको अध्यारोपण जो थ्योरम पढ़ी थी हम लोगों ने, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इस प्रकार की जो टर्म होती है इन्हें सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए आपको इसे सोल्व कैसे करना है। तो सोल्व करने के लिए वही तरीका आपको बनाना है। ये क्या है, ई और 0 है, ये एक मैट्रिक्स का कॉलम बन गया। दूसरी साइड आप प्रतिबाधा मैट्रिक्स बना लेंगे। I1 का गुणांक लिख देंगे, I1 का गुणांक कितना है, Z1 Z3 है। फिर I1 का गुणांक कितना है, माइनस का Z3 है। दूसरी साइड कितना है, माइनस का Z3 है। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है Z2 प्लस का Z3। ठीक है, और कितना है, I1 और I2। ठीक है, ये जो है ये आपके पास में क्या है, डेल Z है। ये जो टर्म लिखी गई है ये किसकी है, डेल Z की है। आपको क्या चाहिए, आपको I1 चाहिए या I2 चाहिए। देखिए I2 का मान चाहिए, दूसरे लूप में I2 धारा उत्पन्न हो रही है, तो कितने आएगी, डेल 2 बटा Z, डेल Z आएगी। यानी इस कॉलम को आपको क्या कर देना है, E0 से प्रतिस्थापित कर देना है। यानी ये बनेगा Z1 प्लस Z3 माइनस का Z3 E और 0। ठीक है, इसे सोल्व किया 0, इसे सोल्व किया माइनस का EZ3। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस का EZ3 आ जाएगा। पर ये माइनस में होती है इसलिए ये केस का बनेगा, प्लस का बनेगा EZ3। ये तो आया माइनस का EZ3, पर इसमें से इसे घटाते हैं तो क्या आ गया, प्लस का EZ3 ये वाला। और भाग में क्या है, भाग में वही Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z
1, यानी इसे आप लोगों को सोल्व कर लेना है। ये बनेगा Z1 Z2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा Z1 Z3, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा Z2 Z3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का Z3 और माइनस का Z3, ये तो कट जाएंगे और ये टर्म बच जाएगी जो इसके बाद में लिखी गई। इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, इसे सोल्व कर लेना है, यानी आपके पास में I2 धारा का मान जो है वो ये वाला आ गया है, ठीक है। आगे देखिए, इसे तो हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। अब हम लोग सोल्व करते हैं दूसरी साइड वाली टर्म को। तो अब आपको क्या कर लेना है, इस स्रोत को यहाँ से हटा करके इस साइड लगा लेना है, या मैंने लगा दिया। अब यहाँ धारा कितनी आएगी, I2 जो है I2 डैश बन जाएगी, इधर I1 डैश बन जाएगी। आपको ये दिखाना है कि ये जो जनित्र है ये इसमें कितनी धारा उत्पन्न करेगा, I2 के बराबर ही धारा उत्पन्न करेगा। तो फिर से किरचॉफ का नियम लगाएं, तो इस लूप के अंदर लगाएं तो ये वाली टर्म आएगी, इसमें लगाए तो ये आएगी। 0 इसलिए आएगा क्योंकि इसमें कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है। फिर आपको क्या कर लेना है, समीकरण 4 और 5 को सोल्व कर लेना है। सोल्व करने का वही तरीका रहेगा, यहाँ से आपको क्या कर लेना है, मैट्रिक्स बना लेनी है E0 की, और ये इसका गुणांक आ जाएगा और ये इसका गुणांक आ जाएगा। साइड में आपके पास में धाराएं आ जाएगी, इन्हें सोल्व करोगे तो आपके पास में मान कितना आएगा, इन्हें सोल्व करने पर ये वाला ही मान आएगा। सोल्व करने का तरीका यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। यहाँ जो समीकरणें लिखी थी, समीकरण 1 और 2, उन्हें जैसे सोल्व किया था बिल्कुल उसी प्रकार से इसे सोल्व कर लेना है। तो ये मान आपके पास में धारा का आएगा, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो दोनों मान जो वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। ये बच्चों छोटा सा टॉपिक था पारस्परिकता प्रमेय। धन्यवाद।